व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज हम अपने फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और इंजरीज पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो हमें इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री बैठना है, अच्छे से सुनना है ताकि आपको एक ही बार में चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। अब हमारी जो स्पीड सीरीज है वो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट और फास्टेस्ट तरीका है अपनी बोर्ड्स और सीयूटी की प्रिपरेशन करने का। तो अगर आपने अभी प्रिपरेशन कर ली और आपको रिवीजन करनी है, ये उसमें भी आपको हेल्प करेगी। और अगर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी थी और अब अगर आपको अपनी स्क्रैच से तैयारी करनी है तो भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि जो भी यहाँ पर कॉन्टेंट है वो क्वालिटी कॉन्टेंट है और हमने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करा है किसी भी चैप्टर में। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। तो फटाफट से हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि फिजियोलॉजी का क्या मतलब है। तो फिजियोलॉजी का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो काम कैसे करते हैं। जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है तो हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा लंग कैसे काम कर रहा है, हमारी मसल्स कैसे काम कर रही हैं, उसी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। सो फिजियोलॉजी बेसिकली इज अ स्टडी कि हमारे कैसे ऑर्गन्स काम करते हैं जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरीके की इंजरीज होती हैं, फ्रैक्चर क्या होता है, डिसलोकेशन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपने मेरे साथ एंड तक बैठकर इसको सुनना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले फिजियोलॉजी का मीनिंग समझते हैं। सो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेज ऑन द बॉडी। तो जो भी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, है ना, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कर रही हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो उसका मेरी बॉडी पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो, जब आप जिम जाते हो, है ना, लेट्स से, ठीक है, अब इन दोनों ने जो है वो जिम ज्वाइन करा, ठीक है। अब वहां पर ये लोग गए तो इन्होंने देखा कि भाई, पहले तो इन्होंने समझा, क्योंकि कभी गए नहीं थे, इन्होंने वहाँ समझा, क्या समझा कि भाई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, इंड्योरेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, वेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं और हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब जैसे अगर हमारी हार्ट हेल्थ की बात हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है ट्रेडमिल करो, इलेप्टिकल करो, स्ट्रेचिंग करो, ये सारी चीज़ें करो। तो ये क्या है, ये सारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी बेटर करती हैं, है ना। हार्ट पंप आपका बेटर होता है तो उससे ब्लड सर्कुलेशन होती है, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी में बेटर हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो आपका क्या इफेक्ट है ट्रेनिंग पे, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का आपकी बॉडी पे। सो इट एक्सप्लोर्स हाउ फिजिकल एक्टिविटी ऑल्टर्स द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल हेल्थ। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप जा रहे हो और अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप योगा भी कर रहे हो, आप एरोबिक भी कर रहे हो, आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे। आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ बेटर होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, है ना, वो बेटर हो जाएगी, इंड्योरेंस, कितनी क्षमता है, कितनी स्टेमिना है आपके अंदर करने का। तो ये सारी चीज़ें, और ये आपकी बॉडी में भी आपको दिखेगा, आपकी बॉडी टोन होने लगेगी, आपकी मसल साइज इंक्रीज होगा, आपको इंजरीज नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं हमारी फिजिकल फिटनेस को। सो एन इंडिविजुअल्स फिजिकल फिटनेस इज डिटरमाइंड बाय सेवरल अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला बेटा, साइज ऑफ द मसल। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी मसल का साइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी मसल का साइज बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है कि आप में शक्ति भी ज़्यादा है, आप इंजरी भी नहीं होगी, आपका लाइफ बेटर होगी, क्योंकि अगर आप कहीं गिर जाते हो, कुछ भी हो जाएगा, तो आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस वगैरह नहीं होंगे, है ना, जिसको मसल मास कहते हैं बॉडी में, ठीक है। तो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल लार्जली डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। जितनी बड़ी मसल होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो मसल्स कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। इसीलिए जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, डंबल्स उठा रहे हो, डेड लिफ्ट, वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो वो इसी का पार्ट है। और इसी में हम पढ़ेंगे फास्ट ट्विच मसल्स, स्लो ट्विच मसल्स, जो वाइट कलर की होती है और रेड कलर की होती है, उनका क्या है हम वो भी समझें। फिर आते हैं बेटा बॉडी वेट
बॉडी वेट का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा हैवी इंसान होगा, जितना ज़्यादा इंसान का वेट होगा, उतनी ही ज़्यादा इंसान में ताकत भी होगी चीज़ों को उठाने की। सो हैवियर इंडिविजुअल्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन लाइटर इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, मैंने जिम ज्वाइन किया था तो वहाँ पर जो हमारा ट्रेनर है, तो पहले तो मैं नॉर्मल बहुत ही लाइट वेट उससे डंबल उठा रही थी, बट वो आए, उन्होंने बोला नहीं आप तो 4 किलो भी उठा सकते हो। उसने मुझसे 4 किलो उठवा लिया, फिर उसने मुझे 6 किलो भी उठवा लिया, कहता अब ये भी उठा लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जितना हैवियर इंडिविजुअल होगा उतना ही जनरली वो स्ट्रॉन्गर होता है। फिर आती है हमारी मसल कॉम्पोजिशन। मसल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि जो हमारी मसल है वो बनी कैसे हुई है। सो मसल्स कंसिस्ट ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स, ठीक है, जो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड प्रोड्यूस मोर फोर्स, एंड स्लो ट्विच फाइबर्स। सो अ हायर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स इज क्रूशियल फॉर स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं एंड स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं। जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो व्हाइट कलर की होती है, जो हमारी नसें होती हैं अंदर से, अगर आप गूगल पे फोटो देखोगे तो आपको दिख जाएगी। तो ये होते हैं फास्ट। अब जब भी हमें कोई छोटे समय के लिए बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी, जैसे वेट लिफ्ट हो गया, डेड लिफ्ट हो गई, तो उसमें ये हेल्प करती है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करती है और ज़्यादा फोर्स उठाने में हेल्प करती है। और जो दूसरी होती है वो स्लो ट्विच होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें वो बहुत धीरे धीरे होती है। उसके बाद है मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है, देखो जो भी आपके सिग्नल्स जा रहे हैं बॉडी में वो नर्व से जा रहे हैं, ब्रेन से, आपके नर्वस सिस्टम से जा रहे हैं। तो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है तो आप उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हो। लाइक मैंने डंबल उठाना है तो मैंने डंबल उठाया, मैंने अपना बाइसेप कर्ल्स करे, है ना, तो मेरे रिएक्शन टाइम क्या है। या जैसे भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कोई कमरा है और मैंने उस कमरे में बाई चांस देख लिया एकदम से चूहिया आ गई, है ना, तो मेरा रिएक्शन टाइम कैसे होगा, दूसरे का रिएक्शन टाइम क्या होगा, वही यहाँ पर बात हो रही है। तो स्पीड डिपेंड्स ऑन हाउ रैपिडली द नर्वस सिस्टम कैन सेंड सिग्नल्स टू द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कि कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से जो मेरा नर्वस सिस्टम है वो हमें सिग्नल्स भेज देता है, ठीक है जी। फिर आता है मसल कॉम्पोजिशन। सो अ हायर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स लीड्स टू बेटर स्पीड एंड परफॉर्मेंस। तो जिस भी देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास इनहेरिटेड होती हैं, कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे डेवलप करते हो। तो जिनके पास फास्ट ट्विच फाइबर है ना, या ये वाली जो मसल है ये ज़्यादा होती है, तो वो बेटर स्पीड और परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड की। स्पीड जो है वो उसके क्या डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं। सबसे पहले भाई बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। तो जो स्पीड है दैट इज डिटरमाइंड बाय बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। टू अचीव मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के लिए मसल्स नीड अ हाई एंड रैपिड सप्लाई ऑफ एनर्जी, है ना। तो अगर मुझे कुछ अभी हैवी उठाना है या मुझे बहुत ही एक स्प्रिंट भागना है, तो उस केस में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, विच कम्स फ्रॉम, जो कहाँ से आता है, फॉस्फेजिन स्टोर्स एंड एंडोनाइन ATP से आता है, ट्राइफोस्टेट, केराटिन। देखो आपने बड़ी एड्स देखी होंगी केराटिन की कि भाई ये ले लो, इससे ये हो जाएगा, ये ले लो, ये बड़ा अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो ये आपका वही बात कर रहा है। सो इफ़ दीज रिजर्व्स आर लो, अगर ये रिजर्व्स ही लो हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगी, है ना। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन ही स्लो होगी बेटा, तो इसका क्या मतलब है कि आप उस स्ट्रेंथ से नहीं उठा पाओगे चीज़ें, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। सो ट्रेनिंग कैन इंक्रीज दीज रिजर्व्स एंड बूस्ट द रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई, इंप्रूविंग द स्पीड। तो क्या स्पीड को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्वियसली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो चीज़, देखो एक चीज़ होती है आपके अंदर होती है, जैसे टैलेंट। अगर आप टैलेंट को भी ट्रेनिंग नहीं दोगे, अगर आप टैलेंट के साथ भी उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो क्या फ़ायदा उसका। अगर सचिन तेंदुलकर के ब्रदर ने आइडेंटिफाई किया कि वो खेल सकते हैं, बट अगर वो उनको ज्वाइन नहीं कराते, वो उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, तो वो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाते। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। आगे चलते हैं, एरोबिक कैपेसिटी। देखो एरोबिक कैपेसिटी का मतलब है कि जब मैं कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ तो उस टाइम ऑक्सीजन कैसे मेरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। सो एरोबिक कैपेसिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन एन एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू वर्किंग मसल्स फॉर एनर्जी लिबरेशन विच इज क्रूशियल फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटीज, है ना। कि जब भी मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ उस टाइम पे मेरे अंदर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसी, क्या ऑक्सीजन मेरी पूरी बॉडी में, मसल्स में, हर जगह सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, जो एंड्योरेंस एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। इंड्योरेंस का मतलब स्टेमिना, कितनी देर तक आप कर सकते हो। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल में क्या होता है, बारिश आती है तो भी आपको फुटबॉल खेलनी है ना, बारिश में फुटबॉल नहीं रुकती है। क्रिकेट को फिर भी रोक दिया जाता है, शील्ड चढ़ा दी जाती है, तो आपको इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग मिलती है। सो इट इज एसेंशियली अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली योर बॉडी कैन टेक इन, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑक्सीजन। ठीक है, कि जो हमारी बॉडी है वो कैसे एफिशिएंटली जो है वो ऑक्सीजन को लेती है, फिर वो अंदर आपके ऑक्सीजन जा रही है, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो रही है और फिर वो आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। ठीक है, अब की फैक्टर्स अफेक्टिंग एरोबिक कैपेसिटी, सबसे पहला तो ऑक्सीजन इनटेक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन योर लंग्स कैन टेक फ्रॉम एयर। ठीक है, तो जैसे आप जो भी एप्पल वॉच यूज़ करता है या सैमसंग वॉच यूज़ करता है या कोई भी स्मार्ट वॉच यूज़ करता है, तो उसमें ना आपके हेल्थ फीचर में ये चीज़ आ जाती है कि आपका VO2 मैक्स क्या है। ठीक है, और वो आपका यही बताता है आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाइल वर्किंग आउट। ठीक है, तो वो आपको बता देता है कि आपकी लो है, मीडियम है, हाई है, आप कहाँ हो, आपको कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अ हायर ऑक्सीजन इनटेक इज बेनिफिशियल फॉर अ हायर VO2 मैक्स। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक आपका लंग का क्या साइज है, आपके नंबर ऑफ एक्टिव एल्वेओली एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। फॉर अ हेल्दी एथलीट ऑक्सीजन इनटेक इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। आ गई समझ? ठीक है जी, अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देखो, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से जाता है, ठीक है, फटाफट से ट्रांसपोर्ट होता है मसल्स में। दिस डिपेंड्स ऑन द ब्लड हीमोग्लोबिन, कि आपके हीमोग्लोबिन का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी हार्ट कैसे पंप कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेजर रोल जो है वो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का है। और दूसरा कि आपका जो हार्ट है ना, आपका जो हार्ट है बेटा, वो पंप कैसे कर रहा है, और पंप होने के बाद आपकी ब्लड फ्लो कैसी हो रही है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, वही बात, to pump oxygenated blood while hemoglobin levels cannot be significantly increased by training, the heart pumping capacity can be in turn improves by aerobic capacity। यही मैंने आपको बताया था कि देखो, हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। हीमोग्लोबिन के लिए डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं ना कि चकुंदर खाओ, पोमीग्रेनेट खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ, है ना। और दूसरी चीज़ जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है या जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी है, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए हम एलिप्टिकल कर सकते हैं, उसके लिए हम ट्रेडमिल पे जा सकते हैं, उसके लिए हम रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन अपटेक, सो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वर्किंग मसल्स कैन अब्सॉर्ब फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड से फ्लो हुआ, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारी मसल्स जो है, जो वर्किंग मसल्स है, वो कैसे हमारे ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो कैसा तेज है, मीडियम स्पीड है उसकी या स्लो है, टेम्परेचर क्या है, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। द साइज एंड नंबर ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया इन द मसल सेल्स आर ऑल्सो द की एंड दीज कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्या साइज है, ठीक है, और हम इसको ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आती है एनर्जी रिजर्व्स की बात। सो एरोबिक कैपेसिटी ऑल्सो रिलाइज ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, कि आपके अंदर बॉडी में कितनी फ्यूल प्रेजेंट है, कितनी एनर्जी। देखो, आपने, मुझे नहीं पता सुना या नहीं सुना, एक होती है फास्टिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, जैसे आपने एक विंडो बना ली 16 आवर फास्टिंग या 6 to 12 आवर फास्टिंग, 16 आवर फास्टिंग, ऐसे करके, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, या आप 1 मील अ डे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या आपने फास्टिंग ही कर ली पूरा दिन, तो अब क्या होगा कि आपके बॉडी में कुछ स्टोर्ड एनर्जी, कुछ स्टोर्ड फैट तो होगा ना, वही एनर्जी को यूज किया जाएगा एज फ्यूल। सो दिस इंक्लूड्स मसल ग्लाइकोजन एंड ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर मसल ग्लाइकोजन एंड ब्लड शुगर लेवल्स का यूज होगा। फटीग अकर्स व्हेन ग्लाइकोजन लेवल्स फॉल टू लो, तो जो हमारे ग्लाइकोजन लेवल है जब वो बहुत लो हो जाता है तब हमारे को थकावट हो जाती है। फॉर वेरी लॉन्ग एक्टिविटीज द बॉडी कैन ऑल्सो यूज फैट्स फॉर एनर्जी। वही बात आ गई कि जो हमारे पास स्टोर्ड फैट होता है वही एज एनर्जी यूज कर लिया जाता है, और ये वेट लॉस का भी तरीका होता है। आगे चलते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी हमने बहुत बार पढ़ रखी है,
ठीक है, फिर से एक बार ब्रीफली बता देती हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपका जो शरीर है आप उसको कैसे आराम से तोड़ मरोड़ सकते हो, तो वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके जॉइंट्स कितने फ्लेक्सिबल हैं कि आप आसन्स कर लो, आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर लो, आपके मसल्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके मसल्स कितनी आराम से जो है वो खिंच सकती हैं, तो यहाँ पर हम इन सब की बात करेंगे। तो पहला है बेटा जॉइंट स्ट्रक्चर। सो द टाइप ऑफ जॉइंट डिटरमाइंस द इट्स रेंज ऑफ मोशंस। ठीक है, जैसे शोल्डर वर्सेस नीज, कि शोल्डर से आप कितना कर सकते हो, है ना, नीज आपकी कितनी फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पर जॉइंट्स की बात हो रही है। दूसरा है एज एंड जेंडर। देखो एज एंड जेंडर का सिंपल से यही है, जितनी जल्दी आप अपनी एज में, जितने यंग आप होगे, जितनी जल्दी आप एक्सरसाइज शुरू करोगे, उतनी ही आसानी रहेगी आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में और बेटर कर, है ना। जैसे जैसे आप एज करते हो वैसे वैसे मसल डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपनी हेल्थ को बेटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितनी ज़्यादा अर्ली एज में आप ये चीज़ें अडॉप्ट कर लोगे उतना ही बेटर रहेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज जनरली डिक्रीजेस विद एज, है ना, एंड फीमेल्स टेंड टू बी मोर फ्लेक्सिबल देन मेल्स। उसके बाद आता है बेटा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, आपके शरीर के अंदर का तापमान कैसा है। देखो जितनी गर्म आपकी बॉडी होगी, ठीक है, जितनी गर्म आपकी बॉडी होगी उतना ही फ्लेक्सिबल आप होगे, जितनी ठंडी आपकी बॉडी होगी उतना ही आपको मुश्किल होगी फ्लेक्सिबल होने में। अब जैसे ठंड का मौसम होता है ना, उस केस में जब भी आप कोई स्पोर्ट खेलते हो या कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो, पहले पहले आपको वार्म अप करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी गर्म होगी। अगर आपकी बॉडी गर्म होगी, वार्म होगी, तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, आपकी बॉडी खुलेगी, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने नया नया एक्सरसाइज करना शुरू किया है और आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप हॉट शावर्स लीजिए, वो आपको रिलैक्स भी करेगा और वो करेगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का वही मतलब है, वार्म बॉडी इज मोर फ्लेक्सिबल देन अ कोल्ड वन, राइट। उसके बाद आता है प्रीवियस इंजरी। स्कार टिश्यू फ्रॉम पास्ट इंजरीज कैन ऑल्सो बी लेस इलास्टिक एंड रिड्यूस योर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको कोई भी पास्ट में इंजरी हुई थी, कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो अब आप उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो, है ना, तो वो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में वो करेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन एट अ जॉइंट इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। सम ऑफ कुछ ट्रेनेबल हैं, कुछ ट्रेनेबल नहीं है, ठीक है जी। अब ट्रेनेबल फैक्टर्स की बात करते हैं कि हमारे मसल की स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब कि हमारा मसल कितने स्ट्रॉन्ग है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितनी बड़े साइज़ की मसल होगी उतनी ही ज़्यादा आप में क्षमता होगी, स्टेमिना होगा कुछ भी चीज़ करने का। तभी आजकल बोला जा रहा है कि चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई मिडिल एज में हो, चाहे वो यंगस्टर हो, सबको वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये अपनी मसल को पहले ही बढ़ा लोगे, डेवलप कर लोगे, तो उससे क्या होगा, आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस नहीं होंगे। और अगर लेट से आपको कोई इंजरी हो भी जाती है तो भी आपका रिकवरी रेट बड़ा बढ़िया हो जाएगा, आपको इतना हो सकता है सीवियर ना हो, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि स्पेशली जो आपके पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर्स हो गए, फादर्स हो गए, इन लोगों को तो और भी आपको मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपनी मसल पे ध्यान दीजिए। सो मसल नीड्स अ मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ टू परफॉर्म मूवमेंट्स स्पेशली अगेंस्ट ग्रेविटी। वीक मसल्स कैन लिमिट द रेंज ऑफ मोशन, but as muscle strength is highly trainable, it can be improved and enhance flexibility। तो ये चीज़ ऐसी है जो ट्रेनेबल है, जो आप जिम जाकर कर सकते हो, है ना, डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर आप बिल्कुल इसको ट्रेन कर सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, कि हमारी मसल्स जो हैं वो कितना स्ट्रेच हो सकती हैं, कितना खिंच सकती हैं, ठीक है। सो मसल्स मस्ट बी एबल टू स्ट्रेच टू अलाउ फॉर अ फुल रेंज ऑफ मूवमेंट। इफ नॉट रेगुलरली स्ट्रेच, मसल्स कैन बी शॉर्टन एंड लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज़ एवरी डे कर रहे हो, अगर आप कोई भी चीज़ एवरी डे कर रहे हो, उसका क्या मतलब है
कि आप अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हो ना। अब जैसे मैंने मतलब 2-3 साल बहुत अच्छा योगा किया, मैं काफ़ी हद तक अच्छा भला डिसेंट अमाउंट ऑफ मेरे में स्ट्रेचेबिलिटी हुई थी, बट ड्यू टू आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, तो उसमें क्या हुआ कि वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई और वो लेंथ भी छोटी हो गई, तो अब वो फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है। वही बात यहाँ पर हो रही है। बट हाँ, अगर आप रोज़ ये एक्सरसाइजेस करोगे, स्ट्रेचेबिलिटी पे ध्यान दोगे, योगा आसन्स करोगे, दूसरी एक्सरसाइजेस करोगे, तो आप बिल्कुल इसको सही कर सकते हो। तो द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ अ मसल इज ट्रेनेबल फैक्टर दैट कैन बी इम्प्रूव विद एक्सरसाइज। सिंपल। और आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि ग्रैंड अकेडमी ने हमने अपना फिजिकल एजुकेशन चैम्पियन कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें बेटा आपको एक्सपर्ट लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलते हैं, आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लान मिलेगा, फ्री मॉक सैम्पल पेपर मिलेंगे, 24 आवर्स डाउट सपोर्ट पोर्टल मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिलेगा, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। तो अगर आप भी फिजिकल एजुकेशन में 100 स्कोर करना चाहते हो तो इससे बेटर रिसोर्स इंटरनेट पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। अगर आप बोर्ड और CUET में 100 स्कोर करना चाहते हो और CUET में 240 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो। चलो अब बात आती है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट की। ऑब्वियसली इंटरनल इन्वायरमेंट भी हम ट्रेन कर सकते हैं। सो एन एथलीट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो वार्म बॉडी होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो हमें वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। तो देखो, कोई भी आप जब वर्कआउट करते हो तो उससे पहले आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। वर्कआउट शुरू करने से पहले आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, वार्म अप होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो फुल फॉर्म में आ जाए और आप इंजरी से बच सको। नॉन ट्रेनेबल फैक्टर्स। अब नॉन ट्रेनेबल फैक्टर्स में सबसे पहला है बेटा जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट इटसेल्फ डिक्टेट्स द नेचुरल रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि देखो जॉइंट जो है वो आपका फिक्स्ड है ना, अब उसको आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर हैज़ अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन देन द नी जॉइंट। तो मैंने आपको यही बताया था कि घुटने से बेटर जो होता है वो शोल्डर का होता है, वहीं यहाँ पर बात लिखी हुई है। फिर आता है बेटा नॉन ट्रेनेबल में ऑब्वियसली एज एंड जेंडर का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचुरली विद एज जो है वो डिक्रीज कर रही है, राइट। सो फीमेल्स आर जनरली मोर फ्लेक्सिबल देन मेल्स, वाइल दीज फैक्टर्स आर नॉट डायरेक्टली तो ट्रेनेबल नहीं है, बट आप फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कोई सर्टन एज के हो या कुछ है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं कर सकते। आज के टाइम पे तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है सोशल मीडिया पे, जैसे एक आंटी हैं जो आई थिंक सो 70 ईयर्स की हैं, उन्हें आर्थराइटिस था और उनके बेटे ने उन्हें बहुत ही मोटिवेट करा। आज वो इतने हैवी केजीज़ का डेडलिफ्ट करती हैं, वेट लिफ्ट करती हैं। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट हाँ लिमिटेशंस होंगी विद एज, राइट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आएगी जी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन बॉडी सिस्टम की। एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट है? देखो, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ बेटर होगी। आप लोगों से मिल रहे हो तो आपकी सोशल लाइफ भी बेटर हो रही है, आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, आप दिखोगे अच्छा, आप में स्ट्रेंथ होगी, आप में मसल होगी, तो आपको इंजरी होने के चांसेस नहीं है। So regular consistent exercise leads to several permanent changes in muscular system, while a single workout provides temporary। देखो वही बात है, आपने साल की जिम की फ़ी पे कर दी, आप गए साल में 10 बार, कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? नहीं। बट अगर वही इंसान जिसने साल की फ़ी पे करी और ऑलमोस्ट पूरा साल गया, हो सकता है कि पूरे साल में उसने 8, 9, 10 छुट्टी मारी हो, बट जो कंसिस्टेंटली करा है ना, एक हफ्ते में मिनिमम 3 डेज 4 डेज हर जो जा रहा है, उसको इफेक्ट देखेगा, उसको अपने मसल स्ट्रेंथ में, इंड्योरेंस में, स्पीड में, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में, एरोबिक, एनारोबिक में, सब चीज़ में दिखेगा। Immediate effects. So during exercise there is an increased blood supply to the muscles, increase in the muscle temperature, increase in the muscle flexibility. Intense exercise can also lead to accumulation of lactate. ठीक है, तो वही सिंपल सी बात है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर ऑक्सीजन जाता है, फिर वो जो है वो आपका बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, यही सब यहाँ पर
रिपीट हो रहा है। आगे चलते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यही होंगे भाई कि आपकी बॉडी शेप में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रेंथ है, आपको इंजरीज नहीं होंगी, बस और क्या है। सो रेगुलर ट्रेनिंग लीड्स टू हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन द मसल साइज, ये आपको पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफी, ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन द मसल साइज एज द बॉडी रिपेयर्स माइक्रो टीयर्स। देखो जब आप जिम जाते हो तो क्या होता है, आपकी जो मसल है वो ब्रेक होती है, वो टूटती है ना। और फिर जब आप घर आके प्रोटीन खाते हो, कार्ब्स खाते हो, फैट्स खाते हो, आप एक संपूर्ण मील खाते हो, आप एक न्यूट्रिशियस डाइट करते हो, जो बैलेंस डाइट की हमने चैप्टर नंबर 5 में बात करी थी, उससे आपकी मसल रिपेयर होती है। स्लीप आपकी सही होनी चाहिए, मिनिमम 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप होनी चाहिए, पानी आपको खूब पीना, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे, है ना। मसल फाइबर्स मेकिंग देम लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो हाइपरट्रॉफी आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब है इंक्रीज इन द मसल साइज, जो कि लॉन्ग टर्म हमारा इफेक्ट है, ठीक है जी। आगे चलें, आपकी इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर साइज। पहला तो आपकी मसल ग्रोथ एंड शेप, साइज में बढ़ेगी, शेप बेटर होगी, है ना। अच्छा, अब इस नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज एक्सरसाइज स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज, इंप्रूविंग ब्लड फ्लो। ये वही वाली बात है कि आपका ब्लड फ्लो बेटर होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आपके मसल की जो टोनिंग हो जाती है, ठीक है, तो इट रिमेन टोन पोजीशन में रहता है ना, स्टडी रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि कोई बहुत हैवी इंसान है तो वो वेट ट्रेनिंग ना करे, डंबल्स ना उठाए, ये सब ना करे, तो जो उनका फैट होता है, स्किन होती है, वो थोड़ी सी लटक जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें सही रहती हैं, टोन रहती है आपकी बॉडी, फैट कंट्रोल भी रहता है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न। फिर स्ट्रॉन्गर कनेक्टिव टिश्यू, सो द कनेक्टिव टिश्यूज दैट होल्ड मसल फाइबर्स टुगेदर बिकम मोर पावरफुल। तो जो हमारे मसल फाइबर को जो होल्ड करके रखता है कनेक्टिव टिश्यू, वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। enhance movement efficiently, so muscle movements become more efficient and smooth हो जाती हैं, और ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड कोऑर्डिनेशन आपका बेटर हो जाता है, और आपकी जो थकावट है वो डिले हो जाती है। बिल्डअप फॉर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड आपका रिड्यूस हो जाता है, अलाउिंग फॉर डिले इन फटीग, ठीक है। जब एक्सरसाइज करते हो, आप नहीं करते हो, ठीक है, जब आप नहीं करते हो तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, अगर आप एक्टिव नहीं हो, आपकी सेडेंटरी लाइफ है। बट हाँ, अगर आप एक्टिव हो तो फिर ये चीज़ आपको थकावट से बचाएगी, राइट। उसके बाद आता है इंक्रीज फूड स्टोरेज। सो मसल जो है दे डेवलप इंक्रीज कैपेसिटी, अब आपकी जो फूड स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। एक्टिवेशन ऑफ नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स, सो रेगुलर एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपकी मसल्स वगैरह को भी एक्टिव कर देती हैं जो पहले एक्टिव नहीं थी, ठीक है। और हमें पता है कि हमारा बॉडी पोस्चर इंप्रूव हो जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इम्प्रूव रिएक्शन टाइम, आपका जो रिएक्शन टाइम है वो भी आपका बेटर हो जाता है, आप एकदम एक्टिव रहते हो, विजिलेंट रहते हो, आपको पता है क्या, औरत आपका रिएक्शन टाइम भी बेटर होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है भाई, रेगुलर एक्सरसाइज लीड्स टू एन इंक्रीज इन द साइज एंड द लेंथ ऑफ हार्ट, डिक्रीजेज रेस्टिंग हार्ट रेट आपका डिक्रीज होता है, इट कैन बी इन द 30s फॉर द एलीट एथलीट्स, एंड इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि जो आपका ब्लड पंप हो रहा है बीट्स पर मिनट, उसकी बात हो रही है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैलोरीज, ठीक है, वही बात है, कुछ नया नहीं है। ये चीज़ बस याद रख लेना, जो हमने एथलीट वाली बात कही थी, ब्लड पंप की जो हमने बात करी, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड, ये चीज़ों का आपको बस। सो रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज कॉजेज सिग्निफिकेंट अडेप्टेशंस इन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट, डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं। हार्ट साइज एंड स्ट्रेंथ, देखो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो हार्ट है उसका साइज़ बेटर हो जाता है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो बेटर हो जाता है, पंप जब वो करता है हार्ट, वो बेटर पंपिंग होती है उसमें, ठीक है। और यहाँ से जब आपके पूरा ब्लड फ्लो जा रहा है वो बेटर हो जाता है। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो सब रिस्क भी आपके कम हो जाते हैं, है ना। आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। सो रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेज द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट मसल, पर्टिकुलरली फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस लीड्स टू अ मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट पंप। सिंपल वही बात बोलिए, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब आपका हार्ट बेटा एफिशिएंट हो जाता है, वो पंप बेटर करता है, वो चलता बढ़िया तरीके से, उसमें ब्लड फ्लो बढ़िया है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़िया है, तो तब क्या होता है, जब आपने एक्सरसाइज कर ली तब आपका एक ना कभी अपने वॉचेस में देखना, अगर आप स्मार्ट वॉच पहनते हो या हेल्थ ऐप में देख लेना, वहाँ पर मेंशन्ड होता है कि जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका हो सकता है 100 से लेकर 140 के बीच में, या 90 से लेकर
120 के बीच में। फिर जब आप ख़त्म कर दो एक्सरसाइज तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है, ठीक है। सो द हार्ट बिकम सो एफिशिएंट दैट इट डजंट नीड टू बीट एज ऑफन। देखो जब आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, जब आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो हार्ट को पंप करने में बड़ी मुश्किल होती है। और अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, आप एक्सरसाइज भी कर सब कुछ कर रहे हो, तो हार्ट को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिस लीड्स टू अ लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट। हाईली कंडीशन एथलीट्स जो है उनका जो है वो लोअर 30s में भी होता है, जो बिल्कुल एलीट प्रो मैक्स लेवल ऑफ एथलीट्स होते हैं, ठीक है। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इसकी भी हम पिछली में बात कर चुके हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड प्लम्प विद ईच बीट, ठीक है, सेम है। रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्टिविटी, ठीक है। इम्प्रूव ब्लड फ्लो की भी मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ। सो द बॉडी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज बाय फॉर्मिंग न्यू कैलोरीज एंड वाइडनिंग एग्जिस्टिंग वन। जो एग्जिस्टिंग है वो बड़ी हो जाती है, वाइडन हो जाती हैं, जिससे हम एफिशिएंट सर्कुलेशन होती है एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होती है। नेक्स्ट इज लोअर ब्लड प्रेशर, जो बीपी की बीमारी होती है, ठीक है, वो भी यहाँ पर इससे रेगुलर एक्सरसाइज करने से बेटर हो जाती है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है, वॉल्यूम बाय बूस्टिंग बोथ प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बेटर हो जाती है, ठीक है। क्विकर रिकवरी रेट, एक्सरसाइज करने के बाद जो आपका रिकवरी रेट होता है वो बेटर हो जाता है। सो अ ट्रेन्ड person's heart and respiration return to normal very quickly indicating a faster recovery rate, ठीक है। तो जो बंदा रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहा है उसका जो रिकवरी रेट है वो जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू वो इंसान जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता है। नेक्स्ट टाइडल एयर कैपेसिटी, सो दी अमाउंट जो वही है कि हम ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल हो रहा है उसी की बात हो रही है, वो बेटर हो जाती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट आपका डिस्क्रीज हो जाता है एज लंग्स बिकम मोर एफिशिएंट, क्योंकि लंग्स जो है वो आपकी मोर एफिशिएंट हो गई हैं करने में। एक्टिवेटेड एल्वोली, रेगुलर विगरस एक्सरसाइज जो है जो पहले हम यूज़ नहीं कर रहे थे अब वो यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज का जो काम है वो बेटर तरीके से हो रहा है, ठीक है। लंग एफिशिएंसी आपकी बेटर हो रही है। सो लंग बिकम्स मोर एफिशिएंट एट डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। द नंबर ऑफ एल्वोली एंड कैलोरीज इन द, वही बात रिपीट हो रही है, बट दिल्ली जैसे शहर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो और गैस चैम्बर में रह रहे हो तो उसका फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज वाइटल एयर कैपेसिटी, अगेन द सेम थिंग कि इनहेल एंड एक्सहेल मैक्सिमम एफर्ट, कुछ भी नया नहीं है, ट्रेनिंग के साथ ये सब बेटर हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको VO2 max पहले ही पढ़ा दिया था कि VO2 max भी आपको बेटर हो जाता है। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द बॉडी कैन यूज इन अ मिनट इंक्रीजेज एज द मेजर ऑफ एरोबिक फिटनेस, ठीक है। और आपकी इंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, मतलब आपका स्टेमिना। सो ओवरऑल द इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम लीड्स टू ग्रेटर इंड्योरेंस अलाउिंग यू टू परफॉर्म एक्टिविटीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, है ना, तो आपको ट्रेनिंग ही ऐसी दे दी क्योंकि आपको लंबे समय के लिए खेलना है, बारिश आ गई तो खेलना पड़ सकता है, या फिर जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें आपको बहुत लंबे लंबे समय के लिए बैटिंग करनी है, फील्डिंग करनी है ना, तो आप में स्टेमिना होना चाहिए। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अब एजिंग क्या है? एजिंग का मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप यू आर ग्रोइंग ओल्ड। तो क्या होता है कि यूजुअली देखा गया है कि 30s में, जब आप अपने 30s में आते हो तो आपकी स्किन, आपकी आईज, आपके बाल, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मसल्स वगैरह जो हैं उनमें हमें फ़र्क देखने को मिल जाता है, तो उसी को हम एजिंग कहते हैं, ठीक है। और ये कहावत है ना, यू शुड एज ब्यूटिफुली। सो इफ़ यू वांट टू एज ब्यूटिफुली देन यू हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड यू हैव टू ईट अ वेरी क्लीन डाइट, जो हम करते ही नहीं है, एंड स्टे अवे फ्रॉम सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखो यहाँ पर आप ये इमेज देख रहे हो, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है बेटा, ये है हमारी यंग इंसान, और ये प्रोसेस यहाँ पर आपको एजिंग का प्रोसेस जो है दिखाया कि आपको देख रहे हो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, बाल आपके थोड़े थोड़े वाइट होने लगे हैं, ठीक है। तो ये सब स्किन ढलक रही है, तो ये सब इसी में आ जाता है। एजिंग इज अ नेचुरल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड टिश्यूज, ठीक है। तो एजिंग क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर के साथ होनी ही है ना।
इसमें कोई घबराने की बात तो है नहीं। वाइल लार्जली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स से डिटरमाइंड होती है। जैसे कई आपने सुना होगा कि मेजॉरिटी मेल्स का जो हेयर लाइन, रिसीडिंग हेयर लाइन सुना होगा कि बाल चले जाते हैं, है ना। या आपने सुना होगा कि कई लोगों की वाइट बाल हो जाते हैं, फीमेल्स के झुर्रियाँ आने लगती है, रिंकल्स आने होते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यही हैं। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना, आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज। और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो जहाँ पर खाने का कोई अता पता नहीं है, लोग सारा टाइम फ़ोन में बिजी हैं, लोग बाहर से ज़्यादा खा रहे हैं, लोग गैस चेम्बर में रह रहे हैं, इतनी गंदी पॉल्यूशन है, तो फिर आप एज तो जल्दी कर ही जाओगे, है ना। एक्सपोज टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट एंड रेडिएशन। अब एजिंग से क्या होगा, मसल्स, देखो आपके मसल साइज जो है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। विद एज मसल साइज कम हो जाता है, इसलिए बोला जाता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, अपना मसल्स को मेंटेन करके रखिए ताकि आपका मसल लॉस इतना ना हो, ठीक है। स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद एज, टिपिकली स्ट्रेनिंग बिटवीन 35 एंड 45 ईयर्स ओल्ड। दिस इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द बॉडी फैट, और उससे क्या होता है, बॉडी फैट भी आपकी इंक्रीज होती है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। मेटाबॉलिज्म भी आपका धीरे धीरे विद स्लो ही हो जाता है ना। द मेटाबॉलिक रेट शोज डाउन, मीनिंग द बॉडी नीड्स लेस एनर्जी, ठीक है, हमारी बॉडी को लेस एनर्जी की जरूरत है। सो दिस लीड्स टू अ डिक्रीज इन लीन बॉडी मास एंड एन इंक्रीज इन बॉडी फैट, और इसी की वजह से हमारे बॉडी फैट में इंक्रीज होता है। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी का मतलब है कि आपकी बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। आपने सुना भी होगा बोन डेंसिटी टेस्ट भी होता है जिसमें वो बताते हैं कि आपके बोन्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या हिसाब है उनका। तो विद एज जो है वो आपके बोन्स जो है वो वीक होती लगती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी हमारे ओल्ड पीपल हैं, ओल्डीज़ हैं, जितने भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स वगैरह हैं, उनको यही बोला जाता है कि भाई आप लोग आराम से चलो, क्योंकि एक बार अगर आप गिरे, आपकी हड्डी टूटी, तो भैया इस एज में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप में, आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मसल नहीं है, डेफिशिएंसीज बहुत हैं, ठीक है। सो बोन डेंसिटी डिक्रीजेज मेकिंग बोन्स लेस डेंस एंड मोर पोरस ड्यू टू द लॉस ऑफ मिनरल्स, जैसे कैल्शियम नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता। सो दिस कैन रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड अ हायर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वाइटामिन की कमियाँ हैं, ठीक है। कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ K2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपकी बॉडी में ये चीज़ें ही नहीं होंगी तो आपको तो प्रोन हो गई आपकी हड्डी टूटने के लिए। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो द लंग्स एंड एयरवेज बिकम्स लेस इलास्टिक, रिड्यूसिंग आपकी ऑक्सीजन अपटेक एंड एक्सचेंज कैपेसिटी भी कम हो जाती है। दिस वीकन्स द एबिलिटी टू ब्रीथ डीपली एंड डिक्रीज योर एंड्योरेंस, ठीक है। इसी की वजह से आप डीप ब्रीदिंग, मतलब आपको ब्रीदिंग में थोड़ी सी इशू होने लग जाती है, ठीक है, बस, और कुछ भी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो जो हमारा हेल्थ मसल है वो भी कमज़ोर होने लगता है, ब्लड वेसल्स अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, जैसे भाई आपके अंदर ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन कैसे जा रही है, आपकी ब्लड पंपिंग कैसी हो रही है, वो सारी यहाँ पर बात आ गई। एंड ब्लड फ्लो विच इन टर्न रिड्यूसेस एंड्योरेंस, इसकी वजह से आपका स्टेमिना, आपकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है, कम होने लगती है ना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज, इसी के साथ आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। फिर आती है बेटा हमारी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा नर्व्स, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सारे सिग्नल्स दे रहा है। सो रिएक्शन टाइम वगैरह भी आपका कम होने लगता है। द ब्रेन वेट, आपका नेटवर्क साइज, आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ऑल्दो द ब्रेन कैन अडेप्ट, हम अपने ट्रेन वगैरह कर सकते हैं मेमोरी को भी, बट बहुत ही धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं। डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, इसमें भी आपकी दिक्कत होती है, क्योंकि विद एज क्या होता है, लोगों की टेस्ट, लोगों की गट हेल्थ, लोगों का पाचन शक्ति, है ना, ये सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं। सो द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड डिक्रीजेज, द किडनीज एबिलिटी टू फिल्टर ब्लड, वो भी कम हो जाती है। ब्लैडर कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है विद टाइम। एंड किडनीज गेट टू रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। द इलास्टिसिटी ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स डिक्रीज हो जाता है, हम मूवमेंट नहीं कर पाते, स्पेशली इन द हिप्स एंड लोअर बैक की जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है बड़ी कम हो जाती है। फिर हमारी आती है सेंसेस। सेंसेस का मतलब है देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करने की क्षमता। विद एज लोगों के टेस्ट चेंज हो जाता है, लोगों की विजन चेंज हो जाती है, लोगों को फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। सो हियरिंग, टेस्ट, स्मेल,
बिकम लेस अक्यूट। विजन एंड हियरिंग आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड। विजन एंड हियरिंग आपकी ज़्यादा इफेक्ट होती है, आपका प्यूपल साइज कम हो जाता है, आपकी फ्लेक्सिबल आई लेंसेज में प्रॉब्लम आती है, हायर प्रेवलेंस ऑफ हियरिंग लॉस हो सकता है आजकल, क्योंकि हम लोग सारा दिन हेडफोन लगा के बैठे हैं, एयरपॉड्स लगा के बैठे हैं और बड़ी हाई वॉल्यूम में सुन रहे हैं, उस वजह से लोगों को हियरिंग लॉस भी हो रहा है ना। द नंबर ऑफ टेस्ट एंड रिसेप्टर्स भी हमारे कम हो जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये टॉपिक बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। जो है स्पोर्ट्स इंजरीज़, अब इसमें हम देखेंगे कितने तरीके की स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू हो गया वगैरह, और उनके कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आपने स्किप नहीं करना है। स्पोर्ट्स इंजरीज, तो स्पोर्ट्स इंजरीज का क्या मतलब है? इंजरी का मतलब है चोट लग जाना। अब वो ट्रेनिंग के दौरान लग सकती है, स्पोर्ट खेलते दौरान लग सकती है, कभी भी लग सकती है, ठीक है। सो आर कॉमन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन, बट देयर रिस्क कैन बी रिड्यूस विद प्रॉपर मेजर्स की प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज। देखो, चोट को प्रिवेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी करने से पहले प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग करो, पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग करो, है ना, और अपने खाने का ध्यान दो, प्रॉपर तरीके से चीज़ें करो, इक्विपमेंट आपका सही होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स लो, अगर आप कोई भी हैवी वेट उठा रहे हो तो आप बेल्ट पहनो, नी कैप्स लगाओ, है ना, ये सारी चीज़ें। वार्म अप करो, प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करिए, एडहेरिंग टू गेम रूल्स को एडहेयर करिए, ठीक है। प्रैक्टिस विदाउट साइंटिफिक नॉलेज कैन बी इनइफेक्टिव एंड डेंजरस। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई कि साइंटिफिक नॉलेज के बिना आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी तुक्केबाजी नहीं करनी है। जो साइंस ने बोला है, जो रीजनिंग कहती है, जो प्रूव हो सकता है, हमें उसे ध्यान में लेकर चलना है। अब बेटा हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे बच्चे। एक हम पढ़ेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का मतलब है कि मेरी लिगामेंट में या मसल में हल्का सा जैसे स्ट्रेन है, जैसे स्प्रेन है ना। फिर बोन इंजरीज, ठीक है, और फिर हम जॉइंट इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। तो पहला है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है ब्रूज। मतलब आपने देखा होगा, आप जैसे आपको कभी हाथ या कहीं पे नील पड़ जाता है, उसी को कॉन्ट्यूशन कहते हैं। सो अ मसल इंजरी फ्रॉम अ डायरेक्ट ब्लो और फॉल, आप गिर गए, आपको किसी से चोट लग गई, जैसे कभी कभार आप नहाने जाते हो और आपको नलका लग जाता है, तो उससे भी आपको ब्रूज पड़ जाता है, ठीक है। कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, वेसल्स आपके ब्रेक हो जाते हैं, स्वेलिंग हो सकती है एंड पेन होता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे कि भाई प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए और पूरी बॉडी पार्ट्स को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, और हमें कंडीशनिंग पे यहाँ पर ध्यान देना। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था ये, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन जो है एक इंजरी है। अब वो इंजरी कैसे हुई है? आपका पैर ट्विस्ट कर गया या आपका हाथ ही ट्विस्ट कर गया, है ना, या पुलिंग मसल और टेंडन। सो इट कैन बी सडन अक्यूट इंजरी और डेवलप ओवर टाइम, ठीक है। तो ये डेवलप हो सकती है ओवर टाइम या फिर एकदम से इंजरी हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे हम कि भाई कंप्लीट वार्म अप करो, प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है। बी केयरफुल, अलर्ट एंड नॉलेजेबल अबाउट द गेम्स रूल्स, की जो भी आपके रूल हैं उसको आपने फॉलो करना है। और अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो आपको परफॉर्म नहीं करना है। जैसे लेट्स से कि मैं डेड लिफ्ट या वेट लिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी और सारा जो है वो इस रिस्ट पे आ रहा है, हो गया फिर तो काम, गए, टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना। तो ये हमें नहीं करना है। अब आता है स्प्रेन। अब स्प्रेन क्या है? इट्स अ लिगामेंट इंजरी कॉज्ड बाय ओवर स्ट्रेचिंग और टियरिंग। देखो मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे स्प्रेन हो गया था, मेरा पैर बिल्कुल ऐसे मुड़ गया था। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि ये स्प्रेन है, इसका मतलब है कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, मसल इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है। आपको क्या करना है? एक तो आपको अपने पैर को एलिवेटेड रखना है, मतलब ऊंचा करके रखना है, नीचे गद्दी लगाओ, ऊंचा करके रखो उसको, और आइस का यूज़ करो, ठीक है। और कुछ उन्होंने स्प्रे दिया था और पट्टी बांधने को दी थी। तो इसमें क्या है कि आपका पैर ही बिल्कुल ट्विस्ट हो गया, उसमें लिगामेंट इंजरी आ गई, ठीक है। इट इज़ टिपिकली अकर्स व्हेन अ जॉइंट लाइक एंकल और रिस्ट इज ट्विस्टेड, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना।
ठीक है। वार्म अप इंपॉर्टेंट है स्पेशली जॉइंट्स का। हैवी वेट एंड वेल बैलेंस डाइट आपको खानी है ताकि आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहें। गुड क्वालिटी इक्विपमेंट का यूज़ करना है। शूज़ आपको बड़े अच्छे पहनने हैं। शूज़ आपके साइज़ के होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जूता जो है वो आपके साइज़ का नहीं है। एंड यूज़ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है जी। प्रिवेंशन, बी अलर्ट, आपको गेम अगेन द सेम थिंग। एंड अगर आपको थकावट है तो आपको गेम को नहीं खेलना। ठीक है। अब आता है जी अब्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से आपको कट लग सकता है, इस तरीके का आपको थोड़ा सा वो हो सकता है, नील टाइप हो सकता है। सो ये स्किन इंजरी होती है विच इज़ कॉज बाय फ्रिक्शन फ्रॉम फॉलिंग और स्लाइडिंग ऑन अ हार्ड सर्फेस। जब आप किसी बड़ी ही हार्ड सर्फेस पे गिर गए हो उससे हो जाती है। इसके लिए भी वार्म अप सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपने रूल्स का फॉलो करना है। प्रोटेक्टिव स्पोर्ट गियर्स पहनो। जैसे अगर आपने WWE देखा तो वहाँ पर लोग क्या नी कैप्स वगैरह पहन के आते हैं। क्रिकेट में लोग हेलमेट पहनते हैं, है ना, नी पैड्स पहनते हैं। ये सबको आपने इस्तेमाल करना है। एंड यू हैव टू ट्राई टू कवर एक्सपोज थिंग्स विद लेयरिंग क्लोथिंग वेयर इट्स पॉसिबल। और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ आपने अपने कपड़ों को, सॉरी, अपनी स्किन को जो है वो बिल्कुल ढक के रखना है कपड़ों से। इट शुड नॉट बी एक्सपोज्ड। लेसरेशन। अब यहाँ पर देखो ये ना एक डीप कट है। ये देखो ये ना एक डीप कट है, बहुत ही ज़्यादा डीप कट, बहुत ही ज़्यादा, कि ये आपको दिख रहा होगा कि आपके अंदर स्किन के अंदर भी क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो एक डीप कट है। ठीक है। सो टीयर लाइक वोन्स कॉज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा। कॉज क्या हो सकता है कि जब आपकी स्किन है वो बड़ी ही शार्प सरफेस से टकरा गई हो या बड़ी ऐसी सरफेस से टकरा गई हो कि उसके ऐसा जो मार्क हो गया है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रिवेंशन, आपको प्रोटेक्टिव गियर्स लगाने, जैसे आई प्रोटेक्शन का यूज़ करिए आप। ट्रीटमेंट क्या है कि आपको जो आपकी चोट है, जो आपका वोंड है, उसको प्रॉपरली क्लीन करिए, डिटॉल वगैरह लगाइए और कंप्रेशन लगाइए, मतलब उस पर जोर लगाइए ताकि ब्लड फ्लो ना करे, और बैंडेड लगा दीजिए। ठीक है। एंड अब आती है नेक्स्ट बारी जो है हमारी बोन इंजरी। सो बोन इंजरीज जो है वो हमारी बेसिकली फ्रैक्चर्स होते हैं जब हमारी हड्डी टूट जाती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि वहाँ पर मसल्स वगैरह से रिलेटेड है, और यहाँ पर हड्डी को टूटना, हमारी हड्डी टूट गई है। ठीक है। यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बेटा सिंपल फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है। जो बिना किसी स्किन को कुछ हुए या वो गए और आपकी हड्डी टूट गई, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है। सो सिंपल फ्रैक्चर, द बोन ब्रेक्स विदाउट पियर्सिंग द स्किन। ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है? कंपाउंड फ्रैक्चर में द ब्रोकन बोन टीयर्स थ्रू द स्किन क्रिएटिंग एन ओपन वोंड। आपको बाहर भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है। जहाँ पर आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है बच्चों से रिलेटेड है। छोटे बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो हाथ है या जो मतलब जहाँ पर भी फ्रैक्चर होता है वो बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है। ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। रिलेटेड फ्रैक्चर में क्या होगा कि यहाँ पर आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपका 2 से 3 हिस्से में आपकी हड्डी टूट जाएगी। ठीक है। कॉजेज क्या हो सकते हैं कि भाई हाई इम्पैक्ट इवेंट पे आप गिर गए, ट्रॉमेटिक इवेंट था, जैसे कई बार क्या होता है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे थे एकदम से फॉल हो गए, या फिर आप कुछ कंपटीशन में थे वहाँ पर एकदम से गिर गए, या फिर आपने कभी देखा होगा कि लोग जिम में वेट लिफ्टिंग या कुछ भी इतना हैवी लिफ्ट करते हैं उनसे उठाया नहीं जाता और मशीन ही उन पे हो जाती है, उससे फ्रैक्चर हो जाता है ना। फॉल्स ऑन हार्ड सरफेस, डायरेक्ट स्ट्राइक्स एंड कंडीशंस दैट वीकन द बोन्स लाइक ऑस्टियोपोरोसिस। और इसका ये भी रीज़न है कि आपकी हड्डियाँ ही कमज़ोर हैं, आप बैलेंस डाइट नहीं लेते, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप में विटामिन डी की कमी है, K2 की कमी है, आप में कैल्शियम की कमी है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और आगे जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि हमने अपना फिजिकल एजुकेशन चैम्पियन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, फ्री मॉक्स एंड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF और सीक्रेट स्ट्रैटेजीज। तो ये बेस्ट रिसोर्स है अगर आप लोग फिजिकल एजुकेशन में 100 स्कोर करना चाहते हो। सो डू चेक आउट द लिंक इन द पिन कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब अवॉइड कैसे करें कि भाई ऑब्वियसली वार्म अप करो,
कंडीशनिंग, अवॉइड प्ले व्हेन, आप जब थके हुए तब मत करो, गुड क्वालिटी इक्विपमेंट का यूज़ करो, प्रोटेक्टेड रखो अपने आप को, डाइट लो जो कैल्शियम, विटामिन डी में रिच हो, एंड ऐसे एरिया में मत खेलो जहाँ पर आपको चोट लग सकती है, जो डेंजरस एरिया है। जॉइंट इंजरीज, अब जॉइंट इंजरीज क्या है? सो द मेन जॉइंट इंजरी डिस्कस्ड इज डिसलोकेशन, ठीक है। डिसलोकेशन में क्या होता है बेटा? डिसलोकेशन में होता है कि अपनी जगह से जब जो बोन है वो हट गई है, वो डिसलोकेट हो गई है। तो जैसे WWE में जो रिया रिप्ली है रेसलर, उनका और एक अदर फीमेल रेसलर का कुछ सीन हुआ था, आई थिंक सो बैक स्टेज ही कहीं हुआ था, और जो दूसरी फीमेल रेसलर थी उन्होंने रिया रिप्ली को इतनी तेज़ किसी उस पर फेंका कि उनका जो शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया, मतलब अपनी जगह से हिल गया, ठीक है। तो उसको डिसलोकेशन। फ्रैक्चर में क्या होता है? आपकी हड्डी टूट गई है, बट डिसलोकेशन में क्या हो रहा है कि आपकी हड्डी अपनी जगह से ही हिल गई, समझ आ गई? विच अकर्स व्हेन अ बोन इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट्स जॉइंट, इट इज़ अ मेजर इंजरी इन कॉन्ट्रैक्ट स्पोर्ट। जैसे फुटबॉल में ये बहुत होता है, हॉकी, रेसलिंग में ये बहुत होता है, ठीक है। जैसे आप कहीं गिर गए, जिम्नास्टिक में हो सकता है, वॉलीबॉल में हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा इसमें आ जाता है। अब डिसलोकेशन लोअर जॉ हो सकती है, जैसे यूजुअली अकर्स फ्रॉम अ फोर्सफुल स्ट्राइक टू द चिन और इन द माउथ एंड एन ओपन टू वाइड, ठीक है, कि आपके एकदम से कुछ लग गया आके। शोल्डर जॉइंट में हो सकता है, हैपन्स फ्रॉम अ सडन जर्क और फॉल, जो मैंने आपको रिया रिप्ली का एग्जाम्पल दिया वहीं यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर आपके हिप जॉइंट जो है वहाँ पर भी हो सकता है कि आप एकदम गिर गए, ये जो हिप जॉइंट है वो आपका डिस्प्लेस हो गया। रिस्ट जॉइंट में हो सकता है ब्रेक और फॉल विद इन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है। ये काफ़ी आइस हॉकी और स्केटिंग में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप एडिक्वेट वार्म अप करिए, ठीक है, प्रॉपर कंडीशनिंग और स्ट्रेचिंग करिए, केयरफुल और अलर्ट रहो, आप अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करो, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करो, फटीग है तो मत करो काम, ठीक है, रूल्स का ओबे करो, एंड परफॉर्मिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन द मसल सपोर्टिंग द जॉइंट्स। और आपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आप इन चीज़ों से बच सको, ठीक है। अब जनरल कॉजेज देख लेते हैं कुछ, जैसे आपकी प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए, वार्म अप होना चाहिए, अनसाइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, अंडर ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए विद बैलेंस डाइट, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ फिटनेस, एथलीट्स जो फिजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकल फिट आर मोर प्रोन टू इंजरी, ठीक है। जो फिट ही नहीं है वो तो उनको तो इंजरी होगी। न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी, कैल्शियम नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, K2 नहीं है, B12 नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी जो हड्डियाँ हैं उसको कमज़ोर करती हैं। पुअर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ग्राउंड अच्छा नहीं है, इक्विपमेंट अच्छा नहीं है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है ना। फिर है इंडिविजुअल ऑफ साइटिंग, सो व्हेन रेफरीज डू नॉट इन्फोर्स रूल्स प्रॉपरली, ठीक है। जब जो कोचेज़ हैं, रेफरीज हैं, वही उनसे ही गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ना यूज़ करना, प्लेइंग, आपको थकावट है और आप खेल रहे हो, अगर आपको थकावट है और खेल रहे हो तो इंजरी होने के बिल्कुल चांस है, क्योंकि आप थके हुए हो तो आप कर ही नहीं पाओगे। कंपटीशन का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जो एथलीट है वो अपने आप को बियॉन्ड लिमिट जाके, कि अगर मैं लेट्स से 2 घंटे 3 घंटे ट्रेनिंग करना, पर नहीं मैं तो 6-6 घंटे ट्रेनिंग करूँगा, ये सब गलत है, इससे आपको इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। फिर आपकी केयरलेसनेस, ठीक है, कि आप बिल्कुल भी कॉशियस होके अपनी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। रेकरेंस ऑफ इंजरी, बार बार आपको इंजरी हो रही है, इसका मतलब है कि वो इंजरी पहले से हील ही नहीं हो रही है। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ओवर यूज़ ऑफ मसल्स, आप बार बार एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेसर्स, स्विमर्स वगैरह में ये चीज़ कॉमन होती है, जिसकी वजह से उन्हें क्रॉनिक इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे है? सो करियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इज़ वैल्यूएबल बट इंजरीज कैन एंड इट, ठीक है। इतनी मेजर इंजरीज हो जाती है लोगों को कि उनका करियर ख़त्म हो जाता है। जैसे जो WWE में एज थे तो उनके साथ ये चीज़ हुई थी, उन्हें ऐसी इंजरी हुई थी कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि वो कभी रेसल ही नहीं कर पाएंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, शायद उनके नेक में इंजरी ऐसी हुई थी, बट नाउ ही इज़ बैक, कुछ पता नहीं, कुछ मिरेकल हुआ, ठीक है। सो द करियर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इज़ वैल्यूएबल बट इंजरीज कैन एंड इट, सिंस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एथलीट शुड टेक मेजर्स टू रिड्यूस इंजरी रिस्क। स्टडीज सजेस्ट प्रॉपर प्रिवेंशन जो है वो हमारी इंजरीज को 25% से कम कर सकती हैं, ठीक है जी।
फिर प्रॉपर वार्म अप, एटलीस्ट 10 मिनट का आपका वार्म अप होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैंने आपको बोला था, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, करेक्ट टेक्निक क्या है, किसको क्या करने की, कितना लोड उठाना चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, आपकी ग्राउंड सर्फेसेज सारी चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको एक बार देख लो आप लोग। प्रॉपर कूलिंग डाउन, जैसे आपने एक्सरसाइज कर ली तो आप 5-10 मिनट का स्ट्रेचिंग कर लो, है ना, कूल डाउन करो अपनी बॉडी को, ताकि आपकी स्टिफनेस और सोरनेस ना हो बॉडी में, ठीक है। ये फिर वही है सेम, यू डोंट ओवर ट्रेन, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक लो, ठीक है, ट्रेनिंग को स्ट्रेंथ के लोड से लेको वार्म अप करो, कूल डाउन करो, सब सेम, ठीक है। ये भी हम कर चुके हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है, स्किन इंजरी कॉज बाय फ्रिक्शन वॉल एक्सपोजिंग द अपर स्किन लेयर, ठीक है, जो हमारी स्किन है वो ही दिख रही है, ठीक है। फ्रेश वाटर से क्लीन करो, ठीक है, उसे रिमूव करो, जो भी आपका वुंड है आराम से स्टेरिलाइज करो, ठीक है, ड्राई करो और एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाओ और उसे कवर करो, ठीक है। डॉक्टर को कंसल्ट करो, अगर टेटनेस की ज़रूरत है तो टेटनेस लगाओ, वैसे तो टेटनेस लगवाना चाहिए, और डॉक्टर्स के एडवाइस पर ही अपनी ड्रेसिंग को चेंज करो, ठीक है। अब उनकी ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको इसका बता दिया था कैसे होता है, ठीक है। अब जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो जो है वो मसल ब्रेक होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, ठीक है, ये मसल की इनएक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोल्ड कंप्रेशन मतलब आइस लगाओगे, ठीक है, 5 से 6 बार दिन में। स्वेलिंग अगर इंक्रीज़ होती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी है आपको, और स्वेलिंग अगर फिर भी रहती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपनी रिहैब एक्सरसाइजेस पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद है रेस्टोरेशन, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट या इक्विपमेंट से जब बहुत ही डीप कट लग जाता है, ठीक है, जो हमने बात कर ली थी। ब्लीडिंग बट हायर इन्फेक्शन रिस्क यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो आपको अंदर का भी दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो ब्लीडिंग को आपको कंट्रोल करना है, उसको ऑब्वियसली कुछ प्रेशर लगा के दबा के कि ब्लीडिंग उसकी कम हो जाए। वूंड को वॉश करो माइल्ड सोप के साथ, ठीक है। स्टिचेस अगर रिक्वायरमेंट है तो डॉक्टर के पास जाओ, स्टिचेस लगवाओ। माइनर कट्स है तो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट से आपका काम चल जाएगा, पर डॉक्टर को दिखाना इज़ अ मस्ट, ठीक है। इसको अपने बैंडेज से सिक्योर करना है, ड्रेसिंग रेगुलरली करनी है, पेन किलर्स लेने हैं अगर पेन होती है। इंसिजन, अब इंसिजन में क्या फ़र्क है कि ये बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बड़ा ही नॉर्मल सा एक कट जैसे अगर आपको लग जाता है वो है। जो लेसरेशन है वो जो चीज़ है वो डीपर कट है, वो ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, बट ये नहीं है, ठीक है। सो शार्प ऑब्जेक्ट इक्विपमेंट डैमेज हमारी आर्टरीज या वेन्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जर्म्स को आपको फ्लश आउट करना है, क्लीन करना है, कॉटन का यूज़ करो, बैंडेड का यूज़ करो, ठीक है। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो डॉक्टर पे जाओ, वैसे ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल खरोच होती है। स्प्रेन आपकी ओवर स्ट्रेचिंग से हो सकती है, ठीक है, या फिर लिगामेंट के टूटने से हो सकती है। पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है आपको। ट्रीटमेंट क्या है इसका, 2 प्रोसीजर्स हैं इसके, प्राइस एंड माइस, ठीक है। प्राइस अर्ली स्टेजेस में जैसे 24 घंटे के अंदर अंदर, और उसके बाद परसिस्ट करता है तो फिर माइस का यूज़ करते हैं। पी से क्या होता है बेटा, पी से प्रोटेक्शन है कि हमें उसको जो है सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, रेस्ट करना है, आपको एलिवेटेड रखना है, आइस लगानी है आपको, ठीक है। 5 मिनट स्मॉल एरिया, 20 मिनट अगर बड़ा एरिया है, 4 से 8 बार दिन में, और उसको हमें क्लॉथ से सिक्योर करना है, ठीक है। कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन का यूज़ करना है, फर्म बैंडेज का यूज़ करो ताकि स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ना हो, और ये टाइट नहीं होना चाहिए। फिर आता है आपका एलिवेशन। एलिवेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका अगर पैर में है तो पैर जो है आपका वो एलिवेटेड रहेगा किसी कुशन या किसी चीज़ पर, ठीक है, हमें उसे ऊंचा करके रखना होता है ताकि स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। अब माइस की बात कर लेते हैं। पहला है मोबिलाइजेशन, कि आपको धीरे धीरे जब आपका स्प्रेन काफ़ी ठीक हो जाए तो डॉक्टर आपको थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स बताता है कि आप थोड़ा थोड़ा रोटेट करो, थोड़ी थोड़ी मसाज करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जेंटल एक्सरसाइजेस करनी है, और अगर आपको पेन हो रही है तो आपको वहीं पे रुक जाना है। आइस जो है वो अभी भी आप 1 वीक करोगे, जब आपका आइस का काम खत्म हो जाएगा तो फिर आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हॉट पैक्स लगाओगे, ठीक है, गर्म पानी का सेक लोगे, हॉट वाटर बॉटल लगाओगे। कंप्रेशन थोड़े दिन के लिए ही करनी है, और एलिवेशन हमें तब तक करनी है जब तक आपको सूजन दिखती है, जब तक आपको ये दिखता है कि रेडनेस है, सूजन है,
ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको एक्सपर्ट लाइन बाय लाइन लेक्चर मिलेगा, डिटेल नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, क्वेश्चन एंड आंसर PDF मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसका जो लिंक है वो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट करना बच्चों मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर अगर आप फिजिकल एजुकेशन में 100 स्कोर करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है। अब आती है जी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? मसल इंजरी, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं, पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है ना, कंप्लीट रप्चर भी हो सकता है। अगेन यहाँ पर प्राइस प्रोसीजर का यूज़ होगा कि जो भी हमारी इंजर्ड एरिया है उसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, रेस्ट करना है फॉर द फर्स्ट 72 आवर्स, मुझे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हीट पैक्स वगैरह मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि उससे मेरी जो ब्लीडिंग है वो बढ़ जाएगी। हमें आइस, देखो वैसे मैंने यूजुअली डॉक्टर्स को यही कहते हुए सुना है कि कोई भी इंजरी होती है तो उसमें आपके पहले 48 आवर्स मिनिमम आप कोल्ड यूज़ करो और कोल्ड पैक्स यूज़ करो, और उसके बाद अगर वो चीज़ परसिस्ट करती है तो आप हॉट पैक्स पे शिफ्ट हो जाओ। वो वैसे इंजरी टू इंजरी भी वेरी करता है, बट यूजुअली यही होता है। ठीक है, 4 to 8 टाइम्स अ डे, रैप इन अ क्लॉथ, प्रिवेंट। ठीक है, पेन आपकी रिलीव होती है, आपकी ब्लीडिंग जो है वो रिड्यूस होती है, और स्वेलिंग भी आपकी चली जाती है। कंप्रेशन, प्रेशर लगा के रखना, ठीक है, और पर इतना भी प्रेशर नहीं बना के रखना कि आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। ठीक है जी, और एलिवेशन 72 आवर्स के लिए। अवॉइड हॉट बाथ्स, ठीक है, हॉट बाथ्स आपको अवॉइड करने हैं। मे वर्सन डैमेज, लेटर फिजियोथेरेपी को यूज़ किया जाता है ताकि आपकी मोबिलिटी और फंक्शन जो है वो ठीक हो जाए। क्योंकि देखो अगर आपको कोई स्ट्रेन भी हो या कोई फ्रैक्चर भी हो, है ना, उसके बाद आपको खड़ा करना, आपकी जो बॉडी है या जो जैसे पैर है, अगर आपके पैर पे ही हुआ था तो उसकी मूवमेंट, क्योंकि काफ़ी दिनों तक वो चीज़ जो एलिवेटेड ही थी ना एक उस पर, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, वो आपका जो पैर है वो थोड़ा थोड़ा आपको मूव भी करना पड़ेगा, तो इसलिए। ठीक है, डिसलोकेशन वर्सेस फ्रैक्चर, ये एक अच्छा स्लाइड है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं वैसे तो। देखो, डिसलोकेशन और फ्रैक्चर में मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि डिसलोकेशन का मतलब होता है बेटा कि जब हमारी हड्डी अपनी जगह से हट गई है, टूटी नहीं है, हट गई है। ठीक है, और फ्रैक्चर में क्या होता है? फ्रैक्चर में आपकी हड्डी ही टूट गई है। ये दोनों में मेजर फ़र्क होता है। ठीक है, सो द हिप जॉइंट इज रेयरली डिसलोकेटेड बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स, बट इट कैन स्टिल अकर ड्यू टू सीवियर एक्सीडेंट वेयर द हेड ऑफ द फॉर्मर इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, वैसे हिप जॉइंट में होना मुश्किल है, रेयरली है कि ऐसा हो डिसलोकेशन, बट डिसलोकेशन यूजुअली जो मैंने देखी है वो शोल्डर्स में और कॉलर बोन और इन जगहों पे ज़्यादा होती है। ठीक है, द जॉइंट शुड नॉट बी रिपोजिशन एट होम पे आपको रिपोजिशन नहीं करना, डॉक्टर पे जाना है, आइस पैक्स का इस्तेमाल करना है, एंड द जॉइंट मस्ट कीप इमोबिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्लिंग और स्प्लिट अंटिल प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इज गिवन। ठीक है, आपको डॉक्टर पे जाना है। फिर आती है आपके फ्रैक्चर्स की बारी। फ्रैक्चर्स में क्या हो रहा है? दे आर कंप्लीट और पार्शियल ब्रेक ऑफ द, या फिर या तो आपकी पूरी ही हड्डी चूर चूर हो गई है ना, या फिर 2 हिस्सों में हो गई। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट मैं अभी आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर में बेटा बड़ा ही छोटा सा, यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ा ही छोटा सा क्रैक होता है। ठीक है, सो इट इज अ स्मॉल क्रैक इन द बोन दैट डेवलप्स ड्यू टू रेपिटेटिव स्ट्रेस और ओवर यूज। ठीक है, मैं उसको पे स्ट्रेस डाले जा रही हूँ, कोई हैवी वेट करे ही जा रही हूँ, उस वजह से हो सकता है। ये हमारे बोन, लेग की बोन में, फुट की बोन में हो सकता है, स्पेशली इन एथलीट्स इन्वॉल्व इन लॉन्ग डिस्टेंस, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, है ना। सो द इफेक्टेड एरिया बिकम्स पेनफुल, दर्द बहुत होती है, सूजन बहुत होती है और बड़ा ही नरम पड़ जाता है वो। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट कि आप रेस्ट करो, आइस की एप्लीकेशन करो, एंड पहले 24 से 48 आवर्स में बेटा अवॉइड करो कोई भी वेट उठाना या कुछ भी करना, क्योंकि इसको ठीक होने में मिनिमम 6 से 8 हफ्ते हो सकते हैं। आ गई समझ? आगे चलें। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, देखो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स छोटे बच्चों में देखा जाता है, जब छोटे बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बड़ी ही लचलची हो जाती हैं, बड़ी ही सॉफ्ट हो जाती हैं, और उस वजह से आपकी जो वो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है, ऐसे गिर सी जाती है।
ठीक है, ये वही कमी है विटामिन डी की, कैल्शियम वगैरह की। सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन्स आर सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। इन दिस फ्रैक्चर द बोन बेंड्स एंड क्रैक्स बट डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली। यहाँ पर देख रहे हो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुई है। दर्द होगी, सूजन होगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। ट्रीटमेंट क्या है इसकी कि अभी आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने रेस्ट करना है और इसको हील होने देना है, क्योंकि इसको हील होने में 6 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, आगे चलें। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बेटा आपकी जो हड्डी है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूट जाएगी। सो इट इज़ अ सीवियर कंडीशन इन विच बोन ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेस। इट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम हाई इम्पैक्टेड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। पेन होगी, स्वेलिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा गंदे वाली होगी। द बोन में लुक डिफॉर्मेटेड। फ्रैक्चर यूजुअली रिक्वायर इमोबिलाइज, मतलब कुछ भी आपको काम नहीं करना, प्लास्टर आपको चढ़ाया जाएगा काफ़ी केसेस में, और अगर बहुत ही बुरी हालत है तो सर्जरी का सहारा भी लेना पड़ सकता है। मेटल प्लेट्स डालनी पड़ सकती हैं, रॉड स्क्रूअर्स का यूज़ किया जा सकता है। रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो होती है और बहुत ही ज़्यादा महीने ले लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है कि आपकी जो बेटा हड्डी है ना वो सीधी, बस सीधा फ्रैक्चर है, ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन में कट गई, बट गई। सो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द बोन ब्रेक्स इन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। दीज आर कॉमनली फाउंड इन स्पाइन, स्पेशली इन थोरिक वर्टिब्रा ड्यू टू एक्सीडेंट्स और सडन ट्रॉमा। ठीक है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई सडन ट्रॉमा हो गया, और अगर बहुत ही सीवियर केस हो तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी आपको हो सकती है। ठीक है, तो माइनर केसेस में तो बेड रेस्ट वगैरह, पेन किलर वगैरह से ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअल फिजियोथेरेपी भी आपको हेल्प करेगी, और अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही बचा पाएगी। आ गई समझ? आगे चलते हैं। ऑब्लिक में क्या है, डायगोनल। यहाँ पर आप देख रहे हो ये डायगोनल कट रही है, टूट रही है। सो अकर्स व्हेन द ब्रेक इज डायगोनल अक्रॉस द बोन। ये कॉमनली है उन हड्डियों में जो बड़ी लंबी हड्डियाँ होती हैं। द फ्रैक्चर बड़ा सिंपल सा फ्रैक्चर है, फास्ट ठीक हो जाता है। ठीक है, सर्जिकल फिक्सेशन भी होती है रॉड, स्क्रूअर्स और प्लेट्स के साथ ज़रूरत पड़ने पर। फिर आता है बेटा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूटी, वो टूटी हड्डी दूसरी टूटी हड्डी के साथ मिल गई, तो उसे हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। सो इट टेक्स प्लेस व्हेन वन पार्ट ऑफ द बोन इज ड्रिवन इनटू अनदर, यूजुअली आफ्टर अ फॉल फ्रॉम अ हाइट। या आप बहुत हाइट से नीचे गिर गए, बहुत पेन होगी, आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, विजिबल शॉर्टनिंग ऑफ द बोन, और हमें देखने को मिलेगा कि हमारी बोन छोटी हो रही है। माइनर केसेस को तो हम रेस्ट वगैरह के साथ कर सकते हैं, पर जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें सर्जरी एंड लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन होती है। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से समझा दूँ। इस चैप्टर को स्किप करके मत जाना, इंजरीज़ को स्किप करके मत जाना, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट को स्किप करके मत जाना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। और जाने से पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमारे फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, और मुझे कमेंट्स पे बताना आपको चैप्टर कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आया। और जो हमारी फ्री कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पर आपको ये वाली पीपीटीज़ मिलेंगी, और भी बहुत सारे फ्री नोट्स हैं, फ्री मटेरियल्स हैं जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका भी लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैम्पियंस।